एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स फ्यूचर। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जैक 2022 के लिए जो मॉडल सेट आया था उसके बारे में। आज हम लोग सेट 5 करने जा रहे हैं सॉल्व। सेट 1 से लेकर के 4 तक ऑलरेडी सॉल्व और इंग्लिश में कन्वर्टेड पीडीएफ जो है वो अपलोडेड है। आप लोग चाहे तो उसको जा करके देख सकते हैं। सभी जो है हमारे लिंक पे सभी जो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर कर सकते हैं। आज के हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, विच वर्ड मैक्रो, द इंग्लिश वर्ड मैक्रोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच लैंग्वेज। मतलब कि जो मैक्रो का जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ग्रीक, है ना। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताते चलूंगी। इसका आंसर होगा आपका डी, ग्रीक। 2 का है, द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर मीन्स आर। हम लोगों को प्रॉब्लम का सिलेक्शन का प्रॉब्लम ही क्यों अराइज होता है। एक्सेसिव होता तो अराइज ही नहीं होता, अनलिमिटेड होता तो भी अराइज नहीं होता। रेयर है या फिर स्केयर है, इसकी वजह से हम लोगों को अराइज होता है। रेयर और स्केयर दोनों का मतलब वही दुर्लभ होता है ना। दुर्लभ या फिर क्या बोलेगा उसको कि कम जो हम लोगों का होता है, उसके यहाँ पे दुर्लभ भी कुछ ज़्यादा ही हो गया कि दुर्लभ नहीं। लेकिन हाँ, जो चीज़ें जो है वो थोड़ा मात्रा में अवेलेबल होता है, जिसका लिमिटेड चीज़ें होती हैं या फिर लिमिटेड होती है, यहाँ पे लिमिटेड शब्द भी अगर होगा तो भी इसका आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, द रीजन फॉर द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पोटेंशियल कर्व टू बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब हम लोगों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे है, ए है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बी है आपका चेंज इन लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट रूल, सी है आपका इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर डी आपका फिक्स्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने की वजह से हम लोगों का पीपीसी कर्व जो है वो इस तरीके से कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इस तरीके से रहेगा। ये हम लोगों का जब अगर ये इंक्रीजिंग अगर हम लोगों का रहेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा तो हम लोगों का ये रहेगा, और कांस्टेंट जब रहेगा तो हम लोगों का इस तरीके से ये कर्व जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कौन सा वाला जो है वो आपका सही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वैल्यू वेल्थ ऑफ द नेशन। तो इसका आंसर है आपका एडम स्मिथ। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी लाना है या नहीं लाना है, इसका हम लोग चॉइस कब करेंगे, जब हम लोगों को पता क्या रहे, क्या सोचना हो हम लोगों को कि हम लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी से करेंगे, कैपिटल यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव रखेंगे, ये हम लोग कब सोचते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है तब। 6 का आंसर आपका सी रहेगा। 7 का है, द फॉलोइंग टेबल इज द टोटल यूटिलिटी टेबल फॉर अ कंज्यूमर। ये जो है टोटल यूटिलिटी जो है किसी कंज्यूमर का है। If per unit of item if is rupees 5, then how many unit of consumer good should be obtained in the equilibrium condition? What इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आने के लिए हम लोगों को कितना मतलब कि होना चाहिए, किस यूनिट पे जाने के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हम लोग पहले तो निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो मार्जिनल हम लोग को पता है ना कि नेक्स्ट वाले से हम लोग पहले वाले को माइनस करते हैं तो हम लोग को मार्जिनल 18 माइनस 10 करेंगे तो आ गया 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, बस रिवर्स में माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे आ गया आपका 5। यानी कि 5th यूनिट में आप देख रहे हैं कि प्राइस भी आपका कितना है, 5 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी आपका 5 है और आपका प्राइस भी 5 है ना। तो 5th यूनिट पे आपका जो है इसका आंसर करेक्ट रहेगा। 7 का आंसर आपका है बी। एट,
देखिए, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं होता उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि झूठ मूठ में वीडियो लंबा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। जिसमें एक्सप्लेनेशन जरूरत है बस उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। What is the utility obtained by consuming one additional unit of the commodity? एक additional unit कंज्यूम करने से हम लोगों को क्या मिलता है? मार्जिनल यूटिलिटी। 8 का आंसर आपका क्या रहेगा? सी। कंज्यूमर हैज टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर्टिकल्स, उसके पास में दो कॉम्बिनेशन के दो आर्टिकल हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके बीच में न्यूट्रल रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सत्य है या नहीं है, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का? टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर्टिकल्स, 5 समोसा 4 कचौड़ी, 5 समोसा, यहाँ पे कचौड़ी की संख्या कितना है? 6 है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल दोनों के बीच में रहेगा या नहीं रहेगा? कॉम्बिनेशन ए और ए के बीच में तो नहीं रहेगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य, फॉल्स, है ना। क्योंकि अगर दोनों इक्वल रहता है तो ना दोनों के बीच में न्यूट्रल रहता है। एक में आपको 5 समोसा मिल रहा है, 4 कचौड़ी मिल रहा है, एक में आपको 5 समोसा मिल रहा है, 6 कचौड़ी, बताओ वैसी बात है। आप इस वाले कॉम्बिनेशन को लीजिएगा तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या ये मतलब कि सोचेगा ज़्यादा। हाँ, टेस्ट वगैरह यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ नंबर देखेंगे, इसलिए ये दोनों के बीच में न्यूट्रल नहीं रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ठीक है। इफ द इक्वेशन of the demand curve for commodity is this, then the price of a unit of a commodity is ₹1. What will be the quantity demanded of the article? अब देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या है? फंक्शन दिया हुआ है। प्राइस हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्राइस के पी की जगह हम लोग 1 को पुट कर देना। 15 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 15 माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी। 10 का आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया द डिमांड फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 by p, देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ईच पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? अगर मतलब एक डिमांड फंक्शन है कि 1 by p है, तो इसका इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड हर पॉइंट पे डिमांड कर्व पे कितना रहेगा? तो हम लोगों का कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम लोगों से पूछा गया है कि अगर मार्केट में सिर्फ 2 ही कस्टमर हैं तो उन लोगों का डिमांड क्या होगा इस टेबल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना कि प्राइस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 2 कस्टमर्स है जिनका डिमांड 1 और डिमांड 2 जो है वो दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि जब प्राइस 3 रुपये है तो डिमांड कितना होगा। तो प्राइस 3 वाले में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर डिमांड D1 7 है, D2 18 है, दोनों को ऐड करेंगे 25। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ, यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट है ना, यहाँ पे होगा स्लोप ऑफ बजट कि इसका जो है ढाल ये रहेगा। बजट रेखा की ढाल क्या होगी, हमसे ये पूछा गया कि व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ बजट दिस, है ना, कि ये जो बजट लाइन है इसका ढाल क्या होगा। यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या, ये 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो y इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 20/4 माइनस 3/4। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 माइनस 3/4। ठीक है। अब यहाँ पे है ये माइनस का साइन इसी के लिए है, ये इसी के लिए माइनस का साइन। तो ये जो होगा ये आपका इंटरसेप्ट है, आपका ढाल क्या हो जाएगा इसका, ये 3/4x। यहाँ पे ये x मिस हो रहा है तो इसका 3/4x का जो है ये x का ढाल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका है ये वाला -3/4। व्हेन प्राइस ऑफ अ टी डिक्रीजेज द डिमांड फॉर शुगर, अगर प्राइस चाय का गिर जाता है तो डिमांड शुगर का क्या होगा, क्योंकि चाय और चीनी दोनों जो क्या है वो कम्प्लीमेंट्री गुड है। अगर एक का प्राइस डिक्रीज होगा तो दूसरा का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो विल इंक्रीज, बढ़ेगी। ओके। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन द केस ऑफ गिफन विल बी, अब गिफन गुड जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है हमारे लिए। अगर हम लोगों का नॉर्मल डिमांड कर्व जो है वो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो इसका कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा। तो ये क्या रहेगा हम लोगों का पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इसमें पूछा गया है इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। अगर हम लोगों का
क्वांटिटी डिमांडेड अगर हम लोगों का है पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस का, तो ये हम लोगों को इस तरीके का किसका होता है, इन्फिनिटी का होता है। ये हम लोगों का है ये इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका ये, द प्राइस ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द लेबर, है ना। किस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। लेबर या फिर इसको कह सकते हैं आप वेजेस कहा जाता है। लेबर को क्या मिलता है, तो वेजेस। तो यहाँ पे श्रम कहा जाएगा क्या, यहाँ पे लेबर। तो लेबर के लिए क्या हम लोग देते हैं, वेजेस देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल वर्ड वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यहाँ पे है इसके लिए, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ टू फैक्टर्स एल एंड लेबर एंड मनी इज दिस, है ना। 5L + 3K लेबर ऑफ मनी एंड मैक्सिमम क्वान्टिटी जो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, 100 कर रहे हैं। यानी कि 5 × 100 करेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 3 × 100। अगर दोनों को हम लोग कर देते कितना हो जाएगा मेरा 500, ये प्लस हो जाएगा मेरा 300, दोनों को ऐड कर देते मेरा आंसर कितना हो गया 800 हो चुका है। कैंसिल हो जाएगा C 800। यहाँ पे अब हम लोगों का है, साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिससे कम से कम एक साधन की मात्रा, है ना। यहाँ पे है, यहाँ पे मीन्स ऑफ means is technically called a competent unit in which quantity at least means is what। तो यहाँ पे है कि ऐसा कौन सा साधनों को हम लोग जिसको कहेंगे ये तकनीकी रूप से दक्ष है ना, जिसमें कम से कम एक साधन क्या रहेगा हम लोगों का, 19 का आंसर है आपका एक फिक्स्ड रहेगा। जब एक साधन आपका फिक्स्ड है तो क्या कहें, टेक्निकली वो मतलब कि कॉम्पिटेंट है। पॉइंट ऑफ द आउटपुट कर्व शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज, सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड। अगर आपके पास में समोत्पादक वक्र है ना, यहाँ पे हम लोगों का समोत्पादक वक्र यानी कि हम लोगों का क्या बोलेंगे, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है यहाँ पे वो है। सो सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज एट विच क्वांटिटी ऑफ, वहाँ पे जितने भी है सभी जो है वो कैसे है ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो अगर एक आइसो प्रोडक्ट कर्व है तो इसमें सभी जो है वो जितने भी इस पे पॉइंट बने तो सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। तो 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में है आपका, प्रोडक्शन फंक्शन Q फॉर द टू फैक्टर्स L एंड K इज, इस तरीके से होता है। जब कॉपडूल्स प्रोडक्शन फंक्शन इस तरीके से लिखा होता है, देन ओनली डेली बेसिस ऑफ 0 यूनिट ऑफ मनी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्शन। अगर दो ही फंक्शन है ना, अगर दोनों फंक्शन में से पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा। अगर प्रोडक्शन फंक्शन दोनों इस्तेमाल हो रहा है तो कोई एक भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक चीज़ 0 है तो 0 प्रोडक्शन होगा। व्हाट विल बी द फॉलोइंग इज द यू शेप्ड, इसमें से कौन सा चीज़ है जो यू शेप्ड रहेगा। तो यहाँ पे आपका है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों का क्या होता है कि पहले डिक्रीज करता है, डिक्रीज करने के बाद हम लोगों का क्या होता है वो इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का है कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन जैसे कि है A × K विल रिसीव अ डिक्रीजिंग रिटर्न व्हेन। कॉप डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन का है ना कि जब तक ये एक से ज़्यादा है तब तक तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न हासिल करता है, जब ये एक से कम रहेगा तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न हासिल करेगा। तो A + B = 1, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से कौन सा जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल है। वेरिएबल कॉस्ट कैसा कॉस्ट, जिसको कि हम लोग जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़ेगा, जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना हम लोगों का कम होगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल की क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है आपका डी होगा, है ना। 25 का है एवरेज कॉस्ट विल इंक्रीज एंड व्हेन मार्जिनल कॉस्ट विल बी, है ना। मार्जिनल कॉस्ट कैसा कॉस्ट होता है जो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट मतलब कि प्रोडक्शन करने पे बढ़ता है। तो एवरेज कॉस्ट कब बढ़ेगा, जब एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे कहीं कोई ऑप्शन है क्या, मोर देन द एवरेज कॉस्ट, है ना। यहाँ पे है ऑप्शन बी जो है औसत लागत से अधिक होगा, मोर देन एवरेज कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा रहेगा तो ही वो क्या करेगा, अब मार्जिन उसमें जुड़ेगा और एवरेज कॉस्ट को वो इंक्रीज कर देगा। इसके एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आपका एवरेज कॉस्ट 4 है, मार्जिनल कॉस्ट आपका 6 पड़ा, तो एवरेज कॉस्ट आपका 4 था सपोज कीजिए 4 यूनिट के लिए, है ना। तो 4 यूनिट के लिए 4 है,
अब मार्जिनल कॉस्ट इसमें और जुड़ गया, तो आपका कॉस्ट पहले कितना था, देखिए 16 रुपये था, 4 × 4 के अंदर 16 आपका टोटल था। अब मार्जिनल कॉस्ट और जोड़ा यानी कि 22 हो गया। अब पहले जब आप 4 यूनिट बना रहे थे तो आपको 4 रुपया लग रहा था लगभग हर यूनिट पे। अब एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाते हैं यानी कि आप 5 यूनिट बना रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.4, यानी कि 0.4 से ही आपका इंक्रीज हुआ एवरेज कॉस्ट, लेकिन इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसलिए ये समझने का तरीका हो गया। नेक्स्ट टाइम होगा 25। औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत मोर देन एवरेज कॉस्ट, हम लोग कर लिए, इसका हम लोग को 26 करते हैं। उत्पादन फलन, जैसे कि ये है हम लोगों का प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब कि उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन एक दिया हुआ है, ये तो प्रतिफल की प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पे है ये इस तरीके का है, SL 0.5 है और ये क्या है आपका K है 0.5 है। जब ये दोनों ही 0.5 है, यानी कि दोनों को मिला करके कितना हो गया 1। अब इस तरीके से जब दोनों 1 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्थिर रहेगा, यानी 26 का आंसर आपका B है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 27 पे। 27 में है कि सप्लाई कर्व जो है यहाँ पे डायग्राम में वो हम लोगों को इलास्टिसिटी को कितना शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब बिल्कुल ये 0 से स्टार्ट होता है तो इक्वल टू ये 1 होता है। ये जब इधर y एक्सिस पे जब बन रहा होता है तो ये हम लोगों का ये जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। अब ये x एक्सिस की तरफ से इधर से बना होता है तो ये e के से छोटा होता है, तो यहाँ पे इधर है यानी कि 1 से अधिक। 28 देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड व्हेन, एक्सेस डिमांड कब होगा, इसका डायरेक्ट आंसर है देयर इज अ मोर डिमांड इन कंपैरिजन टू सप्लाई, मतलब कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है जब सप्लाई हम लोगों का उससे कम है, तो एक्सेस डिमांड का यहाँ पे सिर्फ बात हो रहा है ना। ये एक्सेस डिमांड नहीं कि एक बहुत ज़्यादा अत्यधिक डिमांड, तो उसको थोड़ी कह सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेस डिमांड का तो यहाँ पे खैर बात ही नहीं करें, कट आउट हम लोग करते हैं, डिमांड और इक्वल ये भी हम लोग कट आउट कर सकते हैं सीधे करके। बस ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें क्या है कि एक्सेस डिमांड किससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डिमांड सप्लाई से या किसी से तो कंपेयर करना होगा ना। तो एक्सेस डिमांड अगर हमको पता करना है तो हम किससे देखते हैं, सप्लाई से देखते हैं। 29 का है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए सही है। तो यहाँ पे बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, बिल्कुल सही। डिमांड एंड सरप्लस, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये कवर नहीं हो रहा है तो इसको छोटा कर देते थोड़ा। नेक्स्ट टाइम लोगों का यहाँ पे क्या है कि डिमांड सरप्लस इज 0, डिमांड जो है वो सरप्लस वहाँ पे 0, यानी कि जितना डिमांड था उतना ही सप्लाई भी हो रहा है, मतलब जितना सप्लाई था उतना ही डिमांड भी है। यहाँ पे एक्सेस सरप्लस इज 0, यानी कि सरप्लस मतलब कि सप्लाई भी बिल्कुल 0, मतलब कि जितना डिमांड था उतना ही सप्लाई भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आंसर मेरा बेस्ट सुटेबल कौन रहेगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे है अ डिक्रीज ऑफ 4% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ द सप्लाई इंक्रीजेज बाय 3%। अगर किसी आर्टिकल का प्राइस जो है वो डिक्रीज होता है 4% से और इंक्रीज होता है सिर्फ 3% से उसका सप्लाई, ये क्या है इनइलास्टिक ही होगा। फुल्ली मतलब कि इलास्टिक का तो दोनों ऑप्शन ही कट कर सकते हैं, इनइलास्टिक है फुल्ली भी नहीं है, हाँ थोड़ा सा उससे है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिलेटिव इनइलास्टिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। यदि यहाँ पे if in a short and perfectly competitive firms prices of the firms is less than the variable cost, how much units it will produce, how much unit नहीं कह सकते हैं, हाँ ज़्यादा कम का होता तो कह सकते हैं, can't be determined यहाँ पे हो सकता है इसका आंसर। सप्लाई ऑफ एसेट्स बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अ फर्म इन द मार्केट, सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म घट जाएगा, तो नंबर ऑफ फर्म घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट वही चीज़ है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्सेस डिमांड का इसके पहले हम लोग किए थे, एक्सेस सप्लाई में भी क्या होगा मोर, यहाँ पे वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक, मतलब कि जितना भी डिमांड है वो ज़्यादा है हम लोगों का, मतलब कि एक्सेस सप्लाई जो है वो हम लोगों का ज़्यादा है डिमांड के मुकाबले में, है ना। मोर देन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ द आइटम, जितना क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए 33 का आंसर आपका डी रहेगा। आता है 34 पे, लॉन्ग रन में डिक्रीज अगर होता है किसी आइटम का मतलब कि डिमांड, तो उसका प्राइस क्या होगा। तो लॉन्ग रन में अगर किसी चीज़ का प्राइस मतलब कि डिमांड अगर घट जाता है ना, तो उसका प्राइस जो है वो ऑब्वियस सी बात है घट जाएगा, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर किसी चीज़ का डिमांड नहीं हो रहा है तो उसका प्राइस गिरा करके ही लोग उसको मतलब कि धीरे धीरे आउट ऑफ मार्केट जो है कर देते हैं, या फिर जो लोगों के पास में थोड़े बहुत आइटम बचे हुए भी होते हैं इस प्रोडक्ट का, तो उसको वो बेच करके बस निकलना चाहते हैं।
तो 33 का आंसर आपका बी रहेगा। 35 का आंसर है किस तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर में अगर मार्केट में कंपटीशन जो है वो घट जाता है तो मार्केट में आपस में फर्मों के बीच में कंपटीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल ग्रो। मार्केट स्ट्रक्चर में कंपटीशन कम हो रहा है, मार्केट के फर्म्स के बीच में आपस में नहीं हो रहा, वहाँ पे और इंक्रीज होगा। The elasticity of the demand for monopoly commodity is equal to 1 if, यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी इलास्टिसिटी जो है वो मोनोपोली में जो है वो कमोडिटी का कैसा रहेगा, इक्वल टू 1 कब होगा, तो मार्जिनल इनकम जो है वहाँ पे जब हम लोग का बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो हम लोगों का वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल ही इलास्टिसिटी जो है यहाँ पे इक्वल टू 1 हो जाए। 37 in which structure the slope of a average revenue curve of a firm is negative। एवरेज रेवेन्यू कर्व नेगेटिव होने का मतलब ये इस तरीके से, इस तरीके वाला कर्व आप किस में देखे, परफेक्ट कंपटीशन में तो नहीं देखे होंगे, वहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से रहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये प्योर कंपटीशन दूसरा नाम है इसका, नन ऑफ द दिस देखेंगे। मोनोपोली में इस तरीके का आपने कर्व देख रखा होगा, ए आर और एम आर जो इस तरीके से बना हुआ होता है हम लोगों का, तो मोनोपोली आपका जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा। 37 का आंसर आपका सी है। 38 है व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ डिमांड कर्व सो दैट द टोटल रेवेन्यू कर्व इज केप्ट स्ट्रेट। टोटल रेवेन्यू कर्व बिल्कुल स्ट्रेट रहे, इसके लिए हम लोगों का डिमांड कर्व कैसा होना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट विल बी द शेप ऑफ अ डिमांड कर्व सो दैट द टोटल रेवेन्यू कर्व इज पॉजिटिव स्लोपिंग फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट। ऑरिजिन पॉइंट से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बने रहने के लिए इसको कैसा रहना चाहिए, पैरेलल क्वांटिटी टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के बराबर बिल्कुल आपका कंटिन्यू ऐसे चल रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, तो आपका टोटल रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली इस तरीके से स्लोपिंग अपवर्ड है, क्योंकि जितना आप मतलब कि ज़्यादा बेचते जा रहे हैं उतना आपका जो है टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होते चला जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोगों का है 40 में पूछा गया मार्जिनल रेवेन्यू इज इन द गिवन टेबल बिलो व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू एज 6th यूनिट, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू का टेबल यहाँ पे दिया हुआ 6th यूनिट में हम लोगों को पता करना है। अब देखिए बात यूँ है ना कि मार्जिनल रेवेन्यू को जब हम लोग जोड़ते जाते हैं तो हम लोग टोटल की ओर में पहुँचते चले जाते हैं, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे 10 से लेकर के 0 तक में सभी को जोड़ देंगे, तो 10 8 18 18 6 24 24 4 28 और 2 30, जीरो जुड़ने का कोई मतलब बनता नहीं, तो यहाँ पर आंसर इसका मेरा 30 रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का सेट 5 जो है वो कंप्लीट हुआ मॉडल जो हम लोगों का आया हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसके लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अगर आपको ये अपने फ्रेंड्स के साथ में फिर शेयर करना अच्छा लगता है तो दिन इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए सेक्शन में कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इसमें क्या सुधार हो सकता था। आपके सजेशंस भी इसमें वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।